गुड मॉर्निंग सर। अरे यार बेवकूफ है क्या? ये नहीं वो उसको लेके ही गिर जाएगा तो नहीं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बढ़िया सुकून की जिंदगी कट रही है 2 दिन। तब दोबारा हो जाएगी। जाने क्या, ये तो मरेंगे जब का इंतजार कर रहे हैं, तो कर देना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हो जाता लेकिन यूपी में चुनाव नहीं, तो यूपी से क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ पे क्या मतलब है? सर मास्क लगा के रहना। अलग स्टेट अलग अलग लगा, मतलब दूसरे थाली में क्या रखा हुआ उससे मुझे क्या मतलब? तो मेरी थाली से मतलब सर मास्क लगा के। सर टीचर्स के पास चॉइस नहीं है क्या? ऑनलाइन ले सकते हैं वो भी स्टूडेंट्स की तरह। नहीं तो ऑनलाइन आपके पास है ना, लेकिन स्टूडेंट ऑफलाइन आते हैं, इस वजह से हमें ऑफलाइन आना पड़ता है। यस सर। हमारे पास स्टूडेंट्स के पास चॉइस है, लेकिन स्टूडेंट जब ऑफलाइन आएगा तो लेनी पड़ेगी ना। अभी तो सुरक्षा दृष्टि से सर आप तो मास्क लगा के रहना। सुरक्षा दृष्टि से घर से ही लेनी चाहिए क्लास, लेकिन वो क्या है, इंसान तो नहीं हो जाता। तो थोड़े दिन में ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलो जी। कहाँ तक करवा दिया था? कहाँ तक करवाया था भाई? आवाज आ रही है ना भाई सबको? यस सर। यस रिम के प्रकार पे, चलो ठीक है। अरे भाई मैंने कहा वो क्या इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इकोसिस्टम का, तो मैं चाह रहा हूँ कि यही से आप दिमाग में टोटल जो कुल आपतित प्रकाश है उसका प्रकाश संश्लेषण में 1 से 5% होता है। ठीक, बात खत्म। अच्छा, कुल आपतित प्रकाश का जो पार होता है वो 50% है। क्या है तो बता भाई, 50। पार का कितना प्रतिशत? 10%। 10%। ठीक है। अरे भाई मैंने कही 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, बताओ 5 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? खत्म बात, बात क्लियर है। देखो तो मैं बताऊं, इधर देखो, ये है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम चैप्टर में ये लिखी हुई है, देखो पार 2 से 10% पार का। तो मेरी आदत ये है कि आगे के चैप्टर्स की जो चीजें है ना मैं साथ ही साथ करवाता चलता हूँ, जिससे आप जब वहां पे पढ़ोगे तो आपको वो आसान लगेगी, केवल इस वजह से पढ़ाया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है, दोबारा जब आपको पढ़ाऊंगा ना तब दोबारा वो बात लिखवाऊंगा। तो ये है कि 2 जगह पढ़ लोगे तो कम से कम याद तो रहेगी।
ये उद्देश्य रहता है और कोई उद्देश्य नहीं। The first period. अर्णरिम की संरचना समझ में आ गई सबको? कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बताओ कितनी पायरोल बले हैं? 4। तो भाई टेट्रा पायरोल ही बले है। लेकिन अगर पूछे कुल कितनी बले उपस्थित होती है? 5 बले। बले से start होता है। और दूसरी पायरोल जो होती है उसमें पर्णरिम, दूसरी पायरोल जो होती है सेकंड पायरोल, उसके तीसरे कार्बन पर पर्णरिम ए में तो CH3 और पर्णरिम बी में CH। अच्छा, फाइटोल जो कुछ होती है चौथी पायरोल बले से जुड़ी होती है और कितने कार्बन की होती है? 20 कार्बन। ठीक है ना? जो पर्णरिम को थायराइड झिल्ली के जो वो है जल विरागी भाग उससे जोड़े रखती है। बात क्लियर सबको? चलो जी, तो देखो भाई, क्लोरोफिल सी में अनुपस्थित होती है। आई बात समझ में? तो देखो वर्णरिम जो भी वर्णक है उनको हम क्या वर्ण जो वर्णक है ना, ये क्या नाम है वर्णक, ये वर्णक क्या होते हैं कि अघुलनशील होते हैं जल में। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? एसीटोन और एल्कोहल में आसानी से पृथक कर सकते हैं। बात क्लियर सब? अब आप ध्यान से सुनना, रासायनिक सूत्र जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो पूछा जाता था और आज भी पूछ सकता है क्योंकि दिया हुआ आगे बात। क्लोरोफिल ए दिया हुआ, बी दिया हुआ तो पूछ भी सकता है वो। तो क्लोरोफिल आपको केवल एक का याद रखना है, दूसरे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है? क्लोरोफिल का होता है C55H72O5N4Mg। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं फिर बाद में हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है? तो देखो भाई, क्लोरोफिल ए का अगर हम देखें तो क्या है? C55H72O5 O5N4M। ये ध्यान रखना। ठीक है? क्लियर है क्या? क्लोरोफिल ए का क्या है? C55H72O5N4Mg। कोई दिक्कत किसी को? C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल ए में अगर मैं आपको कहूं तो बताइए सेकेंड पायरोल के थर्ड कार्बन पर CH3 समूह था नहीं था? आई बात समझ? CH3 समूह था भाई। चलो अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी में आपको पता है कि इस जगह कौन सा कार्बन वो होता है? CH। तो बताओ ऑक्सीजन कम हो रही है, एक ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो C55H70 H70O6N4Mg। वाला ही ध्यान रखना, C55H72O5N4Mg। और बाकी बातें जो है इम्पोर्टेंट वो वे भी याद हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे CH3 समूह होता है थर्ड कार्बन पर, सेकंड बार यहाँ पे CHO। अच्छा, क्लोरोफिल सी पता है क्या है? क्लोरोफिल सी में बताइए फाइटोल कुछ नहीं होती ना, तो 20 कार्बन तो सीधे सीधे उतार दो। 20 कार्बन कम हो गए। कार्बन जब सीधे सीधे उतर गए और बाकी जो है मामला किसके जैसा भाई? कार्बन कम होंगे तो हाइड्रोजन भी कम होंगे। आई बात समझ में? कार्बन कम होंगे तो हाइड्रोजन भी कम होंगे। ठीक है? क्लियर है? तो हाइड्रोजन उसी हिसाब से कम कर देंगे। अब ये मत पूछना कि सर कैसे हुए, मतलब वो याद करना है। ठीक है? कार्बन कम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का अलग, बाकी सब कुछ पर्णली में जैसा है। किसके जैसा है? तो देखो C35H32 दूसरा पर्णरी में जैसा O5 N4Mg। हाइटोल टेल टेल एक्सेंट। क्लोरोफिल डी का पता है किसके जैसा है? क्लोरोफिल डी का क्लोरोफिल बी जैसा ही है, केवल एक कार्बन कम कर दो। C54H70O6N4 नहीं, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, पढ़ने थोड़ी आते हैं। ये
टाइम पास करने आते हैं और कुछ नहीं। मैं तो फैक्ट बताता हूँ। ये क्लास में बैठ के पढ़ते थोड़ी है, इन लोगों की वजह से डेली मूड अपसेट होता है। ये 4-5 है, ये केवल टाइम पास के लिए आते हैं, यार दोस्तों से मिल लिए, बातें कर लिए, जरा और कुछ नहीं है इनको। इनको मतलब पता नहीं, इससे पूछ लो ना अभी तो बता, बायोलॉजी में बॉटनी में कौन सा चैप्टर चल रहा है, नहीं जूलॉजी में पता ही नहीं इनको चैप्टर कौन सा चल रहा है। ये तो क्या है, अपने पिताजी के ऊपर बोझ है ये उनका पैसा यहाँ पे पूरा करने आ रहे हैं, और खुद की जिंदगी क्या है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ मजे करे होंगे लेकिन लोगों को तड़पा दिए। तो अब क्या है कि इनका जो आगे का समय आने वाला है ना, वो यहीं पे कंप्लीट होना है। तो ये यहाँ पे अब वो तैयारी कर रहे हैं भाई कैसे दुख में जीवन जिया जाए, तो उस दुख में जीवन की तैयारियां कर रहे हैं। और क्या है, ये सोच रहे हैं अभी आनंद ले लो बाद में। तो ये दुख में जीवन जीने की तैयारी है कि भाई हमें पढ़ाई तो करनी नहीं, पिताजी का पैसा बर्बाद है। और ये कोई बड़े बापों की भी औलाद नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या पिताजी कोई नौकरी वाले होंगे, छोटा मोटा कोई बिजनेस होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, तो भाई काम चलता ही रहेगा। वो स्थिति, तो ये फैक्ट है। ऐसे ये लोग ऐसे ही है, ये कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, इनको पता ही नहीं। इनसे ये भी पूछ लो ना कि कौन से चैप्टर चल रहे हैं, वो नहीं पता इनको, और बताओ इससे आगे की बात क्या है। इससे ज्यादा उच्च कोटि गधे हो सकते हैं क्या कोई? नहीं हो सकते हैं ना। तो C54 H70 O6 N4 तो सारे याद हो गए भाई सबको। तो केवल क्लोरोफिल ए का ध्यान रखना, बाकी एडिशनल बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? तो देखो यही है ना, बोलो है ना। फिर दोबारा एक बार और याद करवा दूं आपको। तो देखो हमें केवल क्लोरोफिल ए का ध्यान रखना है। C55 H72 H5 N4 Mg N4 N4 M, ठीक है क्लियर। क्लोरोफिल बी में CHO समूह होता है, लड़का तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो H70 O6 N4 N4 और क्लोरोफिल सी में फाइटोल पुष्प अनुपस्थित, बाकी किसके जैसा, किसके जैसा क्लोरोफिल, ठीक है। C32 H32 O5 N4 Mg। और क्लोरोफिल डी का बिल्कुल क्लोरोफिल बी जैसा है, एक कार्बन कम है बस। क्लोरोफिल बी जैसा है, केवल एक कार्बन कम है। C7 H70 O6 N4 Mg। क्लोरोफिल ए का ज्ञात नहीं है, ठीक है? मुझे ज्ञात नहीं मतलब ज्ञात नहीं है। आगे बस ये तो सर को पता नहीं इसलिए नहीं। कोई दिक्कत किसी को? सर तो देखो ये कहानियां पता है आप लोगों को। यूकेरियोट्स के जो क्लोरोफिल होते हैं यूकेरियोट्स में, उनको बोलते हैं क्लोरोफिल A B C D E। जबकि बैक्टीरिया वाला होगा ना, उसके आगे लिखेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ऐसे लिखा रहता है। आ गए बात है। तो बी लिखने का कारण ये भाई, अगर देखो केवल ये लिखा हुआ तो यूकेरियोट वाला, और अगर ये लिखा हुआ तो प्रोकैरियोट वाला। आ गई बात समझ में? तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी, और आपको एक बार बता दूं A B और G, ये है सही बात। तो ये क्लोरोफिल A B और G। अब वो ठीक है, आगे मॉड्यूल में A B लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन पूरी कहानी है अंदर तक की, है ना। A B G लिख लो, और क्या। लिख लिया सबने? अब ध्यान से सुनना। पर्णरिम का संश्लेषण, पर्णरिम के संश्लेषण जो पुरोगामी होते हैं, यानी जिनसे, ध्यान से सुनना भाई, पर्णरिम के संश्लेषण के लिए जो पुरोगामी होते हैं, यानी जिनसे पर्णरिम के संश्लेषण की शुरुआत होती है, वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। बात क्लियर है सबको? तो ध्यान रखना, इनसे फिर विभिन्न अभिक्रियाएं होती है, और विभिन्न अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनता है, प्रोटोक्लोरोफिल। और प्रोटोक्लोरोफिल 2H और प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान रखना प्रकाश सही है, ठीक है क्लियर है। और प्रकाश के द्वारा किसमें,
क्लोरोफिल में परिवर्तित होता है। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? तो पर्णहरिम के पुरोगामी कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्सिनल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। बात क्लियर है सबको? लाइसिन। क्लोरोफिल 2H और प्रकाश। अच्छा, अब प्रकाश की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सामान्यतः अगर मैं बोल रहा हूँ पादप, मैं का मतलब कोई क्वेश्चन आप किसके संदर्भ में समझ रहे हो? आप समझ रहे हो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसलिए उन्हीं के संदर्भ में बात की जाती है। तो ये प्रकाश की आवश्यकता केवल आवर्त बीजियों में ही होती है, एंजियोस्पर्म में, और किसी में नहीं होती। ये भी बात है, ठीक है, क्लियर है क्या? और वहां पे भी अब बात है, कमल और सिट्रस का जो पादप है, खट्टे फलों पादप, उनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बाकी सारे आवर्त बीजों में प्रकाश की आवश्यकता। पर्णहरिम के परिपक्व होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता कहाँ पे होती है? आवर्त बीजों में। आवर्त बीजों में तो बात है कमल और जो खट्टे फलों पर। एक बात, अच्छा तुम्हें तो वो पढ़ाया नहीं ना, जब मैं आपको ईटियोप्लास्ट पढ़ाया था ना, ईटियोलेशन, पिछले चैप्टर में, पत्तियां पीली पड़ जाती है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको जब साइटोकाइनिन पढ़ाऊंगा हार्मोन, तो साइटोकाइनिन हार्मोन में आपको पढ़ाएंगे कि अगर हम साइटोकाइनिन छिड़काव कर दे, प्रकाश उपलब्ध करवाते, पत्तियां वापिस हरी हो जाती है। तो प्रकाश तो चाहिए, तभी जाके पर्णहरिम बनता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? ध्यान रखना। अब सहायक वर्णक, सहायक वर्णक क्या है? पर्णहरिम एक ही अतिरिक्त जितने भी वर्णक उनको हम क्या बोलते हैं, बताओ भाई, सहायक वर्णक बोलते हैं नहीं बोलते? सहायक वर्णक। बात क्लियर हुई सबको? पर्णहरिम एक ही अतिरिक्त जितने वर्णक होते हैं उनको हम सहायक वर्णक बोलते हैं। सहायक वर्णकों का क्या काम है? सहायक वर्णकों का ये काम है कि विभिन्न विभिन्न तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा का अवशोषित करके और उसको फाइनली अभिक्रिया केंद्र में स्थानांतरित करना। बात क्लियर है सबको? यस और नो? दूसरा, जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, क्या करते हैं, देखो भाई, लैम्डा बढ़ेगी तो ऊर्जा घटेगी नहीं घटेगी? भेदन क्षमता घटेगी। तो अब मुझे बताइए बीपी और आई बात है। तो ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, वायोलेट और ब्लू रीजन, ये बताओ कम लैम्डा है या नहीं है? लैम्डा कम है तो ऊर्जा ज्यादा है या नहीं है? तो बताइए तापमान भी उतना ही उत्पन्न करेंगे नहीं करेंगे? और जो तापमान जितना ज्यादा अधिक उत्पन्न होगा, उससे बताइए क्या होगा, वर्णक अब घटित होंगे नहीं होंगे? आई बात समझे? तो ये जो कैरोटिनॉइड्स है, ये क्या करते हैं, ये ब्लू वायोलेट रीजन, इनकी तरंग दैर्ध्य को बहुत ज्यादा अमाउंट में अवशोषित कर लेते हैं। तो बताइए उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रकाश ऑक्सीकरण होना चाहिए, ऑक्सीकरण का मतलब टूटना, ऑक्सीकरण का मतलब, तो बताइए वर्णकों का प्रकाश के कारण क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण अपघटन हो सकता है नहीं हो सकता? तो बताओ उससे बचाते हैं नहीं बचाते हैं कैरोटिनॉइड्स? बोलो हाँ या ना? तो कैरोटिनॉइड्स बचा रहे, बताइए इनको हम शील्ड पिगमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे? यस और नो? कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से बता दो। अरे भाई सीधी सी बात है, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्णहरिम वर्णकों को और एंजाइमों को प्रकाशिक अपघटन से बचाते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये है प्रकाश के अपघटन के कारण, या प्रकाशिक ऑक्सीकरण बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ऑक्सीकरण मतलब अपघटन, तो बचाते थे, इसलिए इनको शील्ड पिगमेंट बोलते। अब बात क्लियर है? देखो मुझे भी क्या, मेरी भी आदत खराब है, इतना लंबा चौड़ा पूरा ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे लैम्डा ज्यादा बढ़ी है, तो ये बच्चा खुद ही घोटमोट हो जाता है ना। मैं ये सोच होती है कि मैं पूरा कारण सहित बताऊं, तो सीधी सी बात बोल के खत्म कर देते। कितनी बढ़िया रही बात, क्या रही, कि ये कैरोटिनॉइड जो है वो प्रकाशीय अवघटन से बचाते हैं, मतलब ज्यादा अगर उच्च ताप वगैरह उच्च ऊर्जा हो जाए तो उससे बचाते हैं लोग। अरे भाई कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, रटी हुई चीजों को क्या समझो। मैंने ये कहा बिबिग्योर, ज्यादा होता है। बिबिग्योर। अब बताइए भाई, कैरोटिनॉइड जो है ब्लू और वायोलेट रीजन को अवशोषित करते हैं बहुत ज्यादा। अब लैम्डा कम होगी तो ऊर्जा ज्यादा होगी नहीं होगी? ज्यादा होती है इनकी। ऊर्जा ज्यादा होगी तो बताइए तापमान उत्पन्न होगा नहीं होगा? तो अब बताइए अगर ये कैरोटिनॉइड नहीं होते तो ये बताओ ब्लू और वायोलेट क्या करेंगे, प्रकाशिक अपघटन कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इनकी ऊर्जा का अवशोषण कौन कर लेता है, कैरोटिनॉइड। तो अब बताइए अपघटन को बचाते रहे नहीं बचा रहे, इसलिए शील्ड पिगमेंट बोलते हैं। ये कारण सहित बात है, तो रटना नहीं है हमें, चीजों को समझना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो आगे बताऊंगा आपको, आपने लिखा हुआ वैसे कि जो ये वो बनाए ना ऐसे ग्राफ, तो उसमें आपको बता रखा है मैंने। तो देखो
पर्णहरि में एक के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी वर्ण है। ठीक है, क्लियर है? पर्णहरि के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी वर्ण है। प्रकाश तंत्र के एंटीना संकुल में उपस्थित। बात क्लियर है? तथा तो यूं ही जाने कहां से आ गए। पर्णहरि एक के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश तंत्र के एंटीना संकुल में उपस्थित। बात क्लियर है सबको? दूसरा, क्या मुख्य कार्य बताइए? प्रकाश की विभिन्न लैम्डा की ऊर्जा का अवशोषण कर अभिक्रिया केंद्र में स्थानांतरण। तो बताओ उससे क्या होगा? विस्तृत प्रकाश जो लैम्डा की परास है उसको बताइए अवशोषित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? भाई कोई तो कौन सी लैम्डा कर रहा, कोई कौन सी लैम्डा, बिब्योर वगैरह में जो भी 400-700 नैनोमीटर अलग अलग रंगों की तरंग दे रहे हैं, अलग अलग वर्णों को अवशोषित कर रहे हैं और फाइनली कहाँ पे स्थानांतरित कर रहे हैं? अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? बहुत हमारे लिए संघर्ष भरा काम हो गया मास्टर में, लेकिन हमारी मजबूरी है भैया, क्या करें। नहीं यार, हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं यार, जो हमें टेंशन होती है उनके बारे में। हमें टेंशन होती है क्योंकि हम सब तो वैक्सीनेटेड है, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा बच्चा अफेक्टेड हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें लगानी पड़ रही है, मजबूरी है। और ये जो कोरोना केस बढ़े ना, ये उस कारण बढ़े जो लोगों की लापरवाही है, आज भी इसीलिए बढ़ रहे हैं कि लापरवाही है। लोग वहां घरों में रहना ही नहीं चाहते हैं। जब तक काम चल रहा है तब तक चला लो ना यार, कैसे भी कर दो। लेकिन मार्केट में इधर जो है खूब 1 जनवरी 35 वो 25 जो था उस पर इतनी भयंकर भीड़ थी जयपुर में। गवर्नमेंट ने हमारी ने खोल रखे हैं सारे। भाई क्यों यार? चलो ठीक, गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, तुम इंसान तो खुद की तो कदर कर लो, लेकिन इंसान नहीं रुक रहा है कहीं। और जब वो हो जाता है ना, तब वो रोता फिर रहा है। प्रिकॉशन तो खुद को ही रखनी पड़ेगी। अब जो प्रिकॉशन रखते हैं उनको बेवकूफ कहते हैं। अरे यार बेवकूफ, देखो कैसे प्रिकॉशन रख रहा, पागल हो रखा है ये तो बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहा है। नहीं भाई, वो प्रिकॉशन रख रहा, तुम उसको बेवकूफ कह रहे हो, लेकिन हालत किसकी खराब होगी? ये वास्तविकता है। तो क्लियर है भाई सबको? अधिक विस्तृत प्रकार परास की लैम्डा जो है बताइए ऊर्जा अवशोषण में सहायक है या नहीं? बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? कैरोटीनॉइड्स बताइए पादों को अत्यधिक ऊष्मा से बचाते नहीं बचाते? इंपोर्टेंट है। ठीक। तथा पर्णहरिम का बताइए प्रकाशीय ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब समझ गए? अपघटन। तो बताओ इन्हें परिरक्षी वर्णक शील्ड पिगमेंट। बात क्लियर हुई सबको? एंटीना संकुल में कुल पर्णहरिम की मात्रा का जितने भी, अच्छा एंटीना संकुल में क्लोरोफिल होगा नहीं होगा? होगा होगा और अतिरिक्त सारे होंगे, लेकिन अभिक्रिया केंद्र में केवल कौन सा है? क्लोरोफिल ही होगा। सबको आई बात समझ में? तो ध्यान रखना भाई, एंटीना संकुल में कुल पर्णहरिम की मात्रा का 1/4 क्लोरोफिल भी होता है। ये बात गलत लिखी हुई है, मैं फिर बता दूं। आप मॉड्यूल लिखिए, इसलिए मैंने क्लोरोफिल एक ही कुल मात्रा का 1/4 होता है। वास्तविकता ये आई बात समझ में? लेकिन जैसा लिखा हुआ है मैंने लिख दिया, लेकिन मैं आपको पूरा रीजन सहित बताऊंगा अभी थोड़े टाइम बाद में कि देखो ये इस कारण है 1/4। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ? तो यही तो अरे भाई क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त इसलिए लिखा है, क्यों? क्योंकि भाई जो ये किताबी लैंग्वेज है, क्या है किताबी, कि भाई आपके दिमाग में क्या रहेगा कि बताइए जो ये सहायक वर्णक है वो कौन सा? क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त जितने ही वर्णक है वो सब कहाँ है? सहायक वर्णक। भाई ये कहते क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ठीक। और कहाँ पे उपस्थित है वो? प्रकाश तंत्र की। आई बात समझ में? आ गई बात समझ? कहाँ पे उपस्थित है? कोमा लगा दो चाहे। कहाँ पे उपस्थित है? तो जो प्रकाश, अब भाई क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त जितने ही वर्णक है वो सब क्या सहायक वर्णक, और ये सब कहाँ उपस्थित है? ये कब कि क्लोरोफिल ए के है वो सारे वर्णक वहां पे उपस्थित है, क्लोरोफिल ए नहीं होता, ये तो नहीं कहा ना। तो सहायक वर्णक की डेफिनेशन क्या दोगे? बात क्लियर हो गई अब सबको? यस और नो? चलो, तो ये बात क्लियर हुई सबको? क्लोरोफिल भी 1/4, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी। अब कैरोटीनॉइड की जो खोज करी थी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए, वैसे हमारे यहाँ पे नहीं दिया हुआ। पर्णहरिम का देखिए तीसरी कर रखी है। खोज जो करी थी बैकन रोडर ने करी थी कैरेट में। किसमें करी थी?
और जब उन्होंने कहा कैरेट में जो वर्णक मिलते हैं वही अन्य पादपों में भी उपस्थित है, तो उनको भाई कैरेट जैसे वर्णक ओइड कैरोटीनोइड। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो पीले से नारंगी पीले रंग के। आगे बात, मैंने आपसे कहा था कोई भी जैव अणु अगर किसी भी तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर रहा है किसी का भी, तो उसमें गारंटी के साथ संयुग्मन तंत्र है, एकांतर, सिंगल और डबल बंध। बात क्लियर हुई सबको? तो ध्यान से सुननेगा बेटा। ये लीनियर पोलीन, देखो इथेन, इथाइलिन और इथाइन। तो इथेन सिंगल बॉन्ड, इथाइलिन डबल बॉन्ड, इथाइन आइल ट्रिपल बॉन्ड। तो लीनियर पोलीन बताइए क्या है? यानी इनमें ये रेखीय है और इनमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड मिलते हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड अलग अलग जगह। ठीक, रेखीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, बात क्लियर है वो, जिसमें एकांतरित डबल बॉन्ड उपस्थित। तो मैं आपको बता दूं 40 कार्बन की इकाई होती है, यानी 40 कार्बन की श्रृंखला होती है कैरोटीनॉइड। आगे बात, और उनमें क्या होते हैं एकांतर क्रम से सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। बात क्लियर हुई सबको? अब ध्यान से सुनना, आइसोप्रीन इकाइयां होती है इसमें। क्या होती है? आइसोप्रीन। तो देखो एक आइसोप्रीन इकाई 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की? 5। तो देखो इस तरीके से होती है। तो बताओ, देखो सिंगल डबल सिंगल। आ गई बात समझ? तो बताओ 40 कार्बन की है तो कितनी आइसोप्रीन? 8। अब ध्यान से सुनना, शुद्ध हाइड्रोकार्बन, शुद्ध हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन, तो हम कैरोटीन। क्यों? कैरोटीनॉइड 2 प्रकार के, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। बात क्लियर हुई सबको? तो शुद्ध हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है वो कैरोटीनॉइड, जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है वो है कैरोटीन। और उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा? बीटा कैरोटीन। और ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ज़ैंथोफिल। तो ऑक्सीडेटेड हाइड्रोकार्बन युक्त कैरोटीनॉइड कौन सा है? ये सब मजाक में मत लेना, हल्के में पता रखना कौन सा है? ज़ैंथोफिल। आ गई बात समझ? और केवल कार्बन हाइड्रोजन युक्त कैरोटीनॉइड कौन सा है? कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल में सबसे कॉमन कौन सा? ल्यूटीन। तो देखो भाई, ये अब कैसे याद करोगे भाई? ऐसा नहीं है केवल यही अवशोषित करते, और भी अवशोषित करते, लेकिन अधिक मात्रा में कौन से? तो ब्लू और वायोलेट रीजन की। तो एक बीबीसी चैनल आता है, लेकिन वो तो ये है, लेकिन अपने को तो याद करना तो बीबीसी, ब्लू वायोलेट कैरोटीनॉइड। क्लियर है सबको? सर्वाधिक अधिकतम इसी में करते हैं। फाइकोबिलिन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल बीजी और लाल में। और फाइकोबिलिन्स पाए जाएंगे वो भी अत्यधिक गहराइयों में जा सकते हैं। बोलो हाँ। तो बताओ कौन खाएंगे विभिन्न लेकिन लीनियर टेट्रापायरोन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना। और जल रागी प्रकृति के जितने भी पर्णहरिम, जितने प्रकाश संश्लेषी पढ़ने का सब क्या होते हैं? जल विरागी होते हैं। फाइकोबिलिन्स और ठीक है जी। यहाँ तक तो देखो भाई, ध्यान से सुनना। दृश्य प्रकाश जो होता है वास्तव में वो होता है 400-700, लेकिन हम 390-700 आ गई बात समझ में? तो पार जो होती है 400-700 होती है। बेबी और ठीक है जी। अब मैं आपको एक बार बताऊं,
सबसे ज्यादा जो अवशोषण करते हैं ना प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और वही पर्णरिम के संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं। ब्लू एंड रेड। एनसीईआरटी देखो, ये नई नोटंकी होगी। अरे लिखूंगा कैसे? देखो भाई, ध्यान से सुनना। ये क्या नोटंकी है यार? ये है पेन। क्या नोटंकी है? रुको यार, ये क्या थी नोटंकी? बड़ी आदत इसमें पड़ी हुई है हमारी। इसके हम भी मिला रहे थे, मैंने वही लो भाई। तो देखो भाई, ध्यान से देखो इधर। अगर हम बात करें तो बताइए, ये पीक जो आ रहे हैं, बताओ ये ब्लू वाली रेंज में आ रहे हैं नहीं आ रहे? और ये जो पीक आ रहे हैं ये रेड वाली में आ रहे हैं। लेकिन एक बात गौर कर लेना, देखो क्लोरोफिल बी का पीक थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, क्लोरोफिल ए का ही आ रहा है। बोलो हाँ या ना? जबकि देखो क्लोरोफिल बी का पीक लाल वाले क्षेत्र में थोड़ा सा आगे आ रहा है, और ए का बताओ पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो केवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ, आपको याद नहीं करना। आई बात समझो? आपको ये पता चले कि ये पीक क्यों आए, उसका कारण बता रहा हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, एक मिनट यार, मैं आपकी अटेंडेंस भेज दी नोटिंग। आज कितनी है? 5 है ना? 05। तो देखो भाई, ध्यान से सुनना। वहां पे जो पीक आ रहे हैं उनका कारण बता रहा हूँ कि भाई क्यों आए हैं वो पीक। तो आपको ये डेटा याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये पीक का कारण बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो सर्वाधिक जो अवशोषण करता है वो ब्लू रीजन में 430 नैनोमीटर के आसपास, और रेड में 666। जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो अधिकतम कितना, 435 और ये 645। तो मुझे एक बार बताओ भाई, मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू और यहाँ पे लिखा रेड, तो बताइए भाई क्लोरोफिल, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्लोरोफिल ए का पीक बताओ थोड़ा आएगा? ये देखो क्लोरोफिल ए का पीक है रेड सेट। अच्छा क्लोरोफिल बी का देखो भाई, बताओ थोड़ा 435 इधर होगा नहीं होगा? और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो आया ना? आई बात? तो ये कारण, वो जो पीक वहां पे क्यों उठा रखे हैं एनसीईआरटी में, वो समझ में आया? ये इस कारण ही अध्ययन के आधार पर बात की हुई है। ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन ये आपको डेटा याद नहीं करना है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो क्लोरोफिल ए जो है 430 नैनोमीटर अधिकतम, जबकि क्लोरोफिल बी 666, और क्लोरोफिल है 435 और ये 645। बात क्लियर सबको?
तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, अब एग्जैक्ट हमें एनसीईआरटी की बात ध्यान रखनी है। और एनसीईआरटी पता है एक बात और बोलती है, ये स्पेक्ट्रम में आपको एग्जैक्ट तो लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन फाइनली एनसीईआरटी क्या कहती है कि अधिकतम अवशोषण और अधिकतम प्रकाश संश्लेषण दर किसमें, नीले व लाल क्षेत्र। ये ऐसे लिखा रहता है नीले लाल, आगे बात है नीले व लाल, लेकिन अब वास्तविकता क्या वो बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य क्या लिखा आता है, नीला व लाल। आई बात। तो देखो भाई क्लोरोफिल ए का पीक देखो ये होगा, क्लोरोफिल बी का ये, और यहाँ पे देखो भाई क्लोरोफिल बी का ये आएगा, क्लोरोफिल ए का ये आएगा, नहीं आएगा। बात क्लियर सा हो। तो आपको पता है क्या ध्यान रखना है इसमें, एग्जामिनर क्या करता है, ये इनको हटा देता है और ए बी सी लिख देता है। बताओ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ध्यान रखना भाई, आप तो ऐसे ध्यान रखना ना, पीछे वाले को छोड़ देखो ही मत, आप क्या जरूरत है, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक। तो आप पीछे वाले को देखो ही मत, आप तो सीधे ध्यान रखो ना, सबसे पहले जो है पीक वो ए, फिर बी का और फिर सी का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। भाई तीन का ही तो दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटीनॉइड। ऐसे ध्यान रख लो ना, शुरुआत हो सबसे पहले ए फिर बी फिर सी, क्या दिक्कत है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे भी करके, बोलो आया ना, आ गई बात समझ में। और देखो ये कैरोटीनॉइड जो है ना ब्लू और वायलेट रीजन करते हैं क्या, लेकिन इसको थोड़ा सा इधर उठाना चाहिए था, इसको यहाँ उठाना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा है इन्होंने यहाँ उठा रखा चित्र में एनसीईआरटी, इसलिए मैंने यही उठा दिया इसको। बात क्लियर जाओ, वास्तविकता बताओ कैसे उठता है ये ऐसे उठता। आई बात समझ, लेकिन ठीक है ना, हमें कौन सी पीएचडी करनी है यार, आई बात समझ में। तो आप तो ऐसे ध्यान रख लो, देखो पीक जो ऊपर की ओर सबसे पहला जो पीक है वो ए का है, क्लोरोफिल एबीसी ध्यान रखो, कैरोटीनॉइड्स। बात क्लियर है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखो भाई, अगर वास्तव में देखो तो बताओ भाई, लाल वाले क्षेत्र में ज्यादा उठा हुआ है या नीले वाले क्षेत्र में, तो बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ, ब्लू रेड या रेड ब्लू, ब्लू रेड। की क्रिया स्पेक्ट्रम। प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, क्रिया का मापन किसके द्वारा करते हैं, मुक्त O2, O2 का उत्पादन कितना हो रहा है। बात क्लियर है सबको। अरे जितना ज्यादा O2 उत्पादन हो रहा होगा उसी से तो हम कहेंगे ना भाई कि प्रकाश संश्लेषण दर इसमें ज्यादा है। तो जहाँ अलग अलग रंगों की तरंग दे दे डाली, जहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले ज्यादा उठ रहे थे वहां पे प्रकाश संश्लेषण दर ज्यादा है, जहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले कम उठ रहे हैं वहां प्रकाश संश्लेषण दर कम है या नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है क्लियर। या फिर जीवाणु जहाँ पे वृद्धि कर रहे थे ज्यादा, बताइए भाई एंगलमैन वाला प्रयोग, तो जीवाणु जहाँ पे ज्यादा वृद्धि करेंगे यानी ऑक्सीजन ज्यादा है, जहाँ अगर ऑक्सीजन कम है वहां पे जीवाणु उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं। बात क्लियर है सबको, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता और क्वेश्चन पूछ रहे, प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, वो कहता है ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। हाँ तूने ध्यान नहीं दिया, बगल में देख ये लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय वाटर रिलीज, प्रकाश संश्लेषण की दर का मापन बाय मुक्त O2। आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। सर तो बताइए भाई सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण दर किसमें होती है, वैसे लाल में होती है फिर नीले में, लेकिन हमारे एनसीईआरटी जो है एक ही बात बोल देती है नीले व लाल क्षेत्र में। आ गई बात समझ, नीले व लाल। लेकिन अगर वास्तव में ब्लू रेड और रेड ब्लू लिखा रहे तो आप क्या लगाओगे क्रिया स्पेक्ट्रम, रेड ब्लू। बात सबको, तो सबसे ज्यादा रेड में होती है, मैंने उस दिन चित्र में बताया। तो प्रकाश संश्लेषण दर का मापन किसके द्वारा, मुक्त O2। बात पता चल गई कि ये एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, क्लियर है सबको, यस और नो, ध्यान रखना इस बात। तो बताइए अगर हम बात करें अवशोषण और प्रकाश संश्लेषण दर का, ठीक है, तो देखो अवशोषण का ये इस तरीके से है ना, देखो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होके फिर ऐसे जाता है, बोलो है ना, और नीले क्षेत्र में ज्यादा लाल में कम, जबकि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण दर का देखो भाई ये इस तरीके से और फिर ये ऊपर उठता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो एनसीईआरटी कॉपी करी है। बात क्लियर है सबको, यस और नो। तो अब यहाँ पे ये चित्र पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, आगे बात मिटा देता है इनको, इनको मिटा के क्या लिख देता है, ए और बी। अब कहता है बताओ ए किसको दर्शा रहा है, बी किसको, अरे सीधी सी बात है, ऊपर वाला देखो ये जो है
ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे, यह है अवशोषण का और जो है वो प्रकाश संश्लेषण दर। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो प्रकाश संश्लेषण दर का जो है वो ऊपर वाला और अवशोषण का ये। और अच्छा बताइए किसका अवशोषण का? ये क्लोरोफिल ए का है। ये किसका है? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल वाला है ये। आगे बात समझ, बी वाला नहीं है और कैरोटीनॉइड वाला नहीं है। बात क्लियर सबको? तो एक क्वेश्चन, तो ये जो प्रकाश पर्णहरिम ए को मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक माना गया है, ठीक है? क्लियर है क्या? क्यों माना गया है? ध्यान से सुनना। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की दर अभी क्रिया स्पेक्ट्रम आता है, ग्राफ आता है, वो किसके आसपास रहता है? पर्णहरिम ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम के आसपास। तो इसलिए बताइए भाई, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल है। क्यों? बस क्यों? क्योंकि पर्णहरिम ए के जो अवशोषण स्पेक्ट्रम उसी के आसपास में क्रिया स्पेक्ट्रम, जबकि अन्य वर्णकों के अवशोषण स्पेक्ट्रम के आसपास नहीं। तो इसका मतलब मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन है? बात क्लियर हो गई? ये क्यों माना गया है उसको? कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रकाश उन लैम्डा पर होता है जिन पर क्लोरोफिल ए द्वारा सर्वाधिक अवशोषण। बात क्लियर सबको? अर्थात ब्लू और रेड। और क्लोरोफिल ए प्राथमिक मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है या नहीं? तो उसका कारण पता चल गया सबको? यस और नो? दूसरा, अधिकतम अवशोषण में प्रकाश संश्लेषण किसमें? ब्लू है, रेड से। और न्यूनतम किसमें? ग्रीन। क्योंकि जो जिस रंग का दिख रहा है उसको वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। बात क्लियर है सबको? कोई समस्या नहीं ना? क्लियर है? देखो मैं घर पे बैठ के जब क्लास ले रहा था ना, तो मुझे ब्लोअर चलाना पड़ रहा था, है ना, मतलब पैर ठंडे हो जा रहे थे क्योंकि गलन थी। अब क्लास में आते ही वही स्थिति है, तो एसी चलानी पड़ रही है क्योंकि भाई इंसान ज्यादा है बैठे हुए, इसलिए हीट ज्यादा है। और अकेले बैठे रहो ना तो गलन होने लग जाए यहीं पे, इसी रूम में, है कि नहीं? अभी पूरा पैक भी। तो न्यूनतम बताइए भाई किसमें? ग्रीन क्षेत्र में। बात समझ में आ गई? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण दर किसमें होगी बताइए भाई? सफेद प्रकाश में। क्योंकि सफेद क्या संगठन में शक्ति है? सूर्य का प्रकाश है। बोलो। वो तो जब अलग अलग रंग की डालेंगे तब फिर कौन सी होगी? तब फिर लाल लाल में। प्रकाश। लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण दर लाल में होगी ना? लाल प्रकाश में। आ गई बात? ये खूब पूछे गए क्वेश्चन है और ऑथेंटिकेट बात बता रहा हूँ इसमें। अब ठीक है, एनसीईआरटी में वो ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा, मैं क्या करूँ बताऊँ? वहां पे तो कोशिका चक्र का भी डायग्राम पहले गलत था, फिर दोबारा भी है ना जो मोड़ तोड़ के बना दिया उसको। अभी आप चलोगे उसमें श्वसन में ऑक्सीकरण ये क्या है? ऑक्सीकरण फॉस्फोलीकरण। उसमें भी आप देखोगे तो वहां पे भी पहले गलत था, फिर थोड़ा सुधार किया, लेकिन फिर भी गलतियां छोड़ दी। अपनी मर्जी से बना देते हैं भाई, जैसे भी सहूलियत बैठ रही है ना, आप बताते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है ना? रूम गर्म हो रहा है, ठंडा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। आसान है फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है। इसे चैप्टर क्वेश्चन करे आप लोगों ने, है? और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको टाइम नहीं मिला। देखो भाई, अगर आप इस तरह की प्रक्रिया में रहते हो, आपको टाइम नहीं मिला, तो टाइम तो तुम्हें अगली साल ही मिलेगा। फिर अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो फिर बाद दोबारा आते, फिर दोबारा टाइम नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मन भटक जाता है, फिर दोबारा दिक्कत हो जाती है। तो काहे नहीं एक बार में यानी टाइम निकाल कर क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते चलो, जो भी डाउट आए वो पूछ लो, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो प्लीज टाइम निकाला करो, है ना? नियमबद्ध रहो कि अच्छा ये चीज करनी है तो करनी है, चाहे आज में 2 घंटे कम सोऊंगा। आप ऐसे दृढ़ संकल्पित रहोगे तभी जाके काम चलेगा, और नहीं तो चलो ठीक हो जाएगा, कुछ है ना, जो ठाकुर जी की तो कृपा होगी, टप्पा भी तो लगेगा। तो टप्पा नहीं लगेगा, मेहनत करने वाले आगे निकलते हैं। ठीक है।
पीडीएफ तो शेयर कर ही दी थी ये। अब आती है प्रकाश तंत्र। मैंने आपसे फिर कहा तंत्र का मतलब क्या होता है भाई? तंत्र का मतलब क्या होता है? निकाय में काम करना। जब बहुत सारी चीजें इकाई के रूप में कार्य करती है, इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जब बहुत सारी चीजें इकाई के रूप में कार्य करती है तो उसको तंत्र कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, ये जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक के अलग अलग कार्य कर रहे हैं, झुंड में कार्य कर रहे हैं, झुंड में कार्य कर रहे हैं। और उस झुंड को क्या कह रहे हैं हम? प्रकाश तंत्र। क्या बोल रहे हैं? क्यों प्रकाश तंत्र क्यों कहा? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा की अलग अलग लैम्डा का अवशोषण करके और उसका क्या कर रहे हैं? रासायनिक परिवर्तन करने में सहायता कर रहे हैं, इसलिए प्रकाश तंत्र कह रहे हैं इनका नाम। आगे बात है, पहले प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम को कही जाती थी, लेकिन बाद में चले क्वांटासोम। पहले क्वांटासोम मतलब पता है क्या है? प्रकाश की जो क्वांटा का अवशोषण कर रही है वो क्या है? उसको क्वांटासोम। लेकिन फिर बाद में पता चला ना भाई, क्वांटासोम नहीं है। आगे बात समझ में, 8 क्वांटा चाहिए एक ऑटो अणु के उत्पादन में। आगे बात बताऊंगा आपको। तो फिर बाद में कॉन्सेप्ट हटाया गया और फिर किसको दिया गया? प्रकाश तंत्र। फिर प्रकाश तंत्र अध्ययन किया तो हाँ सही बात है भाई, प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है, जितने वर्णक है इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं, कोई अकेला वर्णक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। कैसे भाई? तो ध्यान से सुनिएगा कि विभिन्न प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो अलग अलग प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं और ऊर्जा का अवशोषण करके उसको फाइनली किसमें ट्रांसफर करें? अभिक्रिया केंद्र। फिर अभिक्रिया केंद्र से फिर वो ऊर्जा अलग प्रक्रियाओं द्वारा क्या हो रही है? प्रकाश संश्लेषण में एटीपी एनएडीपीएस बनाने में काम आ रही है। बात क्लियर सबको? तो कोई भी चीज ज्यादा देर एक्साइट रह सकती है क्या? कोई भी अवस्था एक्साइटेशन की बहुत ज्यादा नहीं रह सकती। उत्तेजित अवस्था, कोई सी किसी प्रकार की अवस्था की बात करें तो उत्तेजित अवस्था ज्यादा देर के लिए नहीं। वापिस किस में आते हैं? ग्राउंड। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो आपके ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो बताओ इनके जो अणु जब ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो बताइए उच्च कक्षाओं में ट्रांसफर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? एलपीएसएम कौन सी बोलते हो, क्या नाम है उनका? केएलएमएन है ना? तो उच्च ट्रांसफर हो जाते हैं और उच्च कक्षा में ट्रांसफर हो क्या हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहेगा क्या? नहीं, वापिस अपनी ऊर्जा को छोड़ के वापिस ग्राउंड स्टेट में आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो वही कहानी है, वो क्या करेंगे कि जैसे ही ऊर्जा का अवशोषण करा, बताइए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षाओं में स्थापित हो गए। उच्च कक्षाओं में स्थापित हो गए, ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, वो अपनी ऊर्जा को आगे छोड़ देंगे, बगल वाले को दे देंगे और खुद ग्राउंड स्टेट में। अगले वाला फिर आगे वाले को दे देगा, फिर वो ग्राउंड। इसको पता है क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। अब हिंदी बताओ उससे क्या है? प्रेरणीय रेजोनेंस को क्या कहते हैं हिंदी? प्रेरणीय अनुनाद। आ गई बात समझ में? तो प्रेरणीय अनुनाद के द्वारा बताइए, जैसे मेरी ऊर्जा मैंने इसको दे दी, इसने अपनी ऊर्जा इसको दे दी, इसने उसको दे दी, तो इस तरीके से उस तरह हो जा रही है, उसको प्रेरणीय अनुनाद कहते हैं। बात क्लियर है? इंडक्टिव रेजोनेंस। और इसकी जो खोज करी थी वो फोस्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने करी थी, इसलिए इसको फोस्टर प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश तंत्र के अंदर भाई ऊर्जा कैसे जा रही है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? लेकिन इतना डीप में हम नहीं जाने वाले, इतना डीप में हम नहीं जाने वाले। बात क्लियर है सबको? और अभिक्रिया केंद्र के अंदर केवल और केवल क्या होता है? पर्णरिम ए होता है। बात को एक बार आपको देखना चाहिए। देखो ये एंटीना संकुल है भाई, और ये अभिक्रिया केंद्र है, और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? पर्णरिम यही तो है। बोलो है ना? और देखो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, बताओ अपनी ऊर्जा इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, इसको दे रहा है, फाइनल बताओ अभिक्रिया केंद्र में जा रही है नहीं जा रही? बोलो है ना? तो प्रेरणीय अनुनाद, इंडक्टिव रेजोनेंस। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या एनसीईआरटी ने कहती वही बात हमें थोड़ी सी अनुसरण करनी पड़ती। क्या लिखा हुआ है? सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रिएक्शन। बात बताऊं क्या है इसमें? क्या कहना चाहिए? सिंगल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ए फॉर्म। यार इसने क्या कह दिया? एक, जबकि बताऊं कितने होते हैं? एक पेयर होता है, जोड़ा होता है। वास्तव में तो ये है, ठीक है, हमने को डीप में पढ़ी हुई है चीजों को, मैं आपको बता दूं तो जोड़ा होता है, जोड़ा। लेकिन अब ठीक है ना, हमें कौन सी पीएचडी करनी है, फिर बाद में वही बात आ जाती। हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। सही बात आपको पता चली कि ये है। बाकी हमारी जो हमें कॉन्सेप्ट होते हैं, वन पेयर होता है वैसे, लेकिन इसने क्या करा?
एक। अब आप बताइए, जोड़ा लिखा करो आप, तो एक ऑक्टेव अकेला क्लोरोफिल है, तो कहा जरूरत है हमें टेंशन लेने की। आई बात है, सीधा सीधा ध्यान रखो। कौन कितने भाई? क्लोरोफिल एक। ए जो होता है वो एक अणु होता है। बात क्लियर है सबको? तो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर। बात क्लियर है सबको? बताइए भाई, सिंगल है या नहीं है? Yes, sir. बात समझ में? तो देखिएगा भाई, फोटो सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम, प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्र भी बोल सकते। प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी कहते हैं, नहीं कहते हैं इसको? वर्णकों का समूह जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण में भाग लेते हैं। प्रकाश तंत्र का कॉन्सेप्ट जो दिया था आर्नन और एमरसन ने दिया था, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर एक शब्द पूछ लिया जाए तो एमरसन। बात सही बताऊं क्या है? मतलब खीर वीर तो पूरी है ना, जो मतलब खीर चावल लेके आया, दूध लेके आया, शक्कर लेके आया है, लकड़ी वकड़ी लेके आई, चूल्हा बनाया, वो सब किसने बनाया? एमरसन ने, है ना। खीर वीर सब है ना जो रख दी, अब बनने को तो तैयार हुई ना, तो एमरसन को क्या भूख बंद होगी, अगर मेरा मन नहीं कर तू खा ले, तो इसने खा ली फिर उसको, तो नाम हो गया इसका। खीर किसने खाई? हार्न ने। बनाई किसने? बेचारे ने, एमरसन। वही कहानी है, पूरी मेहनत इसने करी थी, आगे की थोड़ी सी बात नहीं बता पाया, इसने थोड़ा ज्ञान लगा लिया, इसका नाम हो गया। तो एक शब्द में अगर पूछे किसने दिया, देखो वैसे तो अगर आए दोनों भाई, किसी ने एमरसन आर्न, लेकिन अगर एक शब्द में पूछे एक के लिए तो वो है आर्न। बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? तो दो प्रकाश संश्लेषी तंत्रों की व्याख्या करी। दो प्रकाश संश्लेषी तंत्र बताइए, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। प्रकाश तंत्र बताइए क्या है भाई? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों और प्रोटीनों का समूह। ऐसा मत कह देना केवल प्रकाश संश्लेषी वर्णक, अरे झिल्ली में उपस्थित है नहीं है, तो झिल्ली में क्या होंगे? प्रोटीन वगैरह भी होंगे नहीं होंगे? बोलो आया ना? तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, वर्णक वर्णक वर्णक, क्योंकि बार बार वर्णक ही सुनते आते हैं। प्रकाश संश्लेषण तंत्र आ गई बात। लेकिन ध्यान रखो, प्रोटीन भी है भाई झिल्ली के अंदर, कोई हवा में थोड़ी लटक रहा है। बोलो आया ना? बात क्लियर हुई सब? तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों और प्रोटीनों जो कहाँ पे उपस्थित है? थाइलाकोइड झिल्ली में। दो प्रकाश तंत्र, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। प्रकाश तंत्रों का नामकरण जो है वो अभिक्रिया में सम्मिलित होने के आधार पर नहीं है, इनके खोज के क्रमानुसार। क्यों है? ध्यान से सुनना। बताइए, अगर हम देखें जेड स्कीम देखिए आपने, अचक्रीय प्रकाश, तो बताओ पहले फोटो सिस्टम सेकंड होता है ना, फिर ये एक्साइट हो गया, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, फिर NADP पॉजिटिव के पास जाता है। बोलो आया ना? जबकि चक्रीय में कौन सा होता है? केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ से एक्साइट हुआ। बताओ वापिस, तो बताओ अभिक्रिया में सम्मिलित होने के आधार पर पहले बताइए फोटो सिस्टम फर्स्ट, सेकंड जिसको दिया उसको फर्स्ट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, एक्चुअली खोज के क्रमानुसार दिए हैं कि भाई पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट खोजा गया, फिर फोटो सिस्टम सेकंड। अभिक्रिया में सम्मिलित होने के क्रम के आधार पर नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में तो पहले फोटो सिस्टम सेकंड होता है और बाद में फर्स्ट होता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई समस्या? क्लियर है ना? ठीक है, तो Yes, sir. ध्यान रखना, प्रकाश तंत्रों का नामकरण खोज के क्रमानुसार, ना कि प्रकाशिक अभिक्रिया में भाग लेने के आधार। तो देखो भाई, ये अभिक्रिया केंद्र, ये एंटीना संकुल। बोलो आया ना? एंटीना संकुल को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते थे, यानी प्रकाश अवशोषणकारी संकुल। क्लियर है सबको? अब इसमें जो वर्णक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एंटीना वर्णक या लाइट हार्वेस्टिंग वर्णक। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो नॉलेज के लिए, भाई जितने भी सहायक वर्णक वो तो होंगे होंगे। देखो ABCDE कैरोटीन। बोलो यार। और यहाँ पे बताइए क्या केवल वर्णक वर्णक की प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन भी है। बात क्लियर है सबको? अब देखो विभिन्न प्रकार की तरंग दे देगा, अवशोषण करके बताओ ये अगल बगल वालों में ट्रांसफर कर रहे नहीं कर रहे? फिर आगे वालों में, पीछे वाले क्या होते जाएंगे? ग्राउंड स्टेट। और फाइनल ऊर्जा बताओ किसमें आ रही है? क्लोरोफिल। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी तंत्र में कितने क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? सिंगल। आ गई बात समझ में? तो फोटो प्रकाश तंत्र में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र और लाइट हार्वेस्टिंग संकुल फर्स्ट। भाई प्रकाश तंत्र का जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उसको हम क्या कह रहे हैं? वन कहते रहे, और जो प्रकाश तंत्र सेकंड का उसको सेकंड बोल देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो अभिक्रिया केंद्र P700 क्यों? क्योंकि अधिकतम 700 नैनोमीटर लैम्डा का अवशोषण कर सकता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो?
दूसरा बताइए भाई, इसमें बताइए भाई, लाइट हार्वेस्टिंग जो फॉर्मूला फर्स्ट होगा उसमें कौन से होंगे? LHP। LHP का मतलब समझ गए ना आप? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट पिगमेंट और प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, तो ये ऐसा मत कर देना पिगमेंट पिगमेंट, प्रोटीन भी तो होते हैं। और क्वेश्चन पूछ जाता नाक के ऊपर मास्क चलता। देन फोटो सिस्टम सेकंड, अभिक्रिया केंद्र और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। क्लियर सबको? यहाँ पे कितना भाई, जो अभिक्रिया केंद्र 680 और ये वही LHP और प्रोटीन। कहा लिखा था आप लोगों ने? वो क्लोरोप्लास्ट का चित्र आगे भी देन प्रकाश तंत्र के दो भाग होते हैं भाई, एक तो अभिक्रिया केंद्र और एक एंटीना संकुल। बात क्लियर सबको? तो प्रकाश रासायनिक केंद्र भी बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर। बताओ क्लोरोफिल है, बताइए। केवल एक अरिम उपस्थित। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? 2-3 जगह लिखवा दिया जिससे याद हो जाएगा ना अब तो। चले, एंटीना संकुल को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बताइए इसमें क्या क्या उपस्थित है? सहायक वर्णक और, अब बोलने के लिए तो यही बोला ना, सहायक वर्णक, लेकिन ये हमें पता है अंदर की बात ही क्लोरोफिल है। पूछ ले क्या, केवल ऐसे पूछ ले क्या क्लोरोफिल है केवल अभिक्रिया? नहीं नहीं, एंटीना संकुल में भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभिक्रिया केंद्र में केवल क्लोरोफिल है होता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? विभिन्न वर्णक बताइए भाई, भिन्न भिन्न लैम्डा की ऊर्जा का अवशोषण कर और संयोजित कर बताइए अभिक्रिया केंद्र में स्थानांतरण कर। अब मैं आपको बता दूं, ये है अनुपात। वास्तव आई बात समझ? तो देखो क्लोरोफिल और कैटोनोइड का होता है 3 अनुपात। में तालियां बजाओ भाई। दिव्या साहू, गाना बहुत अच्छा लगा जो भी गा रहा था, उनको हमारी तरफ से, सबकी तरफ से धन्यवाद कहना आप। और आप उनको दर्शन करवाओ कि उनके सम्मान में सब तालियां बजा रहे हैं। आप लोग मत बजाओ क्लास में, है ना? उनको दर्शन करवाओ कि सबको बहुत अच्छा लगा। ठीक? सर सॉरी टीवी चल रहा था। तो टीवी वाले को धन्यवाद करवाओ। ठीक है, चलो इधर देखो। अब मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा आप लोगों से, एक बात कही थी, म्यूट वाले बटन को कतई मत छेड़ो, नहीं तो वो पोल खोल के रख देता है। आप होशियारी के चक्कर में रहते हो, चल रहते एक बार म्यूट कर लूं फिर मैं कोई बात हो, उस चक्कर में मामला गड़बड़ हो। उसको छेड़ो ही मत, उसको केवल आपको बोलना है तब बोलो, फिर बाद में तो भैया ये बहुत बुरी बला है। मैंने कहा आपसे बहुत बार कहता हूँ। चलो तो देखो भाई, क्लोरोफिल और कैटोनोइड का अनुपात क्या होता है बताइए? 3:1 होगा, नहीं होगा? बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो अब अगर पूछे बताओ प्रकाश तंत्र में पर्णहरिम जो होते हैं उनका कितना अनुपात होता है? 3/4। कैटोनोइड का कितना होता है? 1/4। ये है बात। क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी का होता है 3:1। तो क्लोरोफिल ए कितना है? 3/4। बी कितना है? 1/4। तो ये है कहानी। लेकिन वो क्या कह रहा है, कुल पर्णहरिम का कितना? 1/4। तो ठीक है ना, हमें कौन सी वो बात करनी है? एनसीईआरटी में तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो काहे लोड लो यार। बात क्लियर है सबको? चलो जी। और कैटिन और जैंथोफिल का होता है 1:1। ठीक है जी? अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी आसान सी बात है। ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड एक दूसरे पर उपस्थित होके क्या बना रही है? ग्रेना। और ग्रेना एक दूसरे से, बताइए भाई, पेटिका पटली का लेमिला द्वारा। इनको और क्या कहते हैं? हम एक चैनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
वेरी गुड, फ्रेश चैनल बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्या कहते हैं? फ्रेश चैनल। चलो तो देखो बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पे ये मैंने ये गोले बनाए ना, ये तो ये गोले का मतलब है कि ये अकेला वर्णक नहीं है, क्या है? तंत्र। तंत्र आई बात समझ में? तो देखो भाई ध्यान से सुनना, जो पीठिका के संपर्क वाला जो भाग है, जैसे सपोज करो ये पीठिका के संपर्क वाला भाग है या नहीं है, इसमें तो होता है प्रकाश तंत्र, जबकि भीतर के जो दबे हुए भाग होते हैं ना ये अंदर की तरफ, यहाँ पे होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। बात क्लियर है सबको? तो एक अप्रेस्ट एक नॉन अप्रेस्ट, सुनना मेरी बात को, सुनना है ना, क्योंकि हिंदी में जाने क्या क्या लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको एक बार मेरी पूरी क्लियर कट बात बता दूं। अप्रेस्ट और नॉन अप्रेस्ट, अप्रेस्ट का मतलब दबा हुआ, नॉन अप्रेस्ट का मतलब दबा हुआ नहीं है, ठीक? तो बताइए भाई प्रकाश तंत्र फर्स्ट कौन से भाग में होगा, अप्रेस्ट में, नॉन अप्रेस्ट? नॉन अप्रेस्ट में। नॉन अप्रेस्ट का मतलब जो पीठिका के संपर्क में स्टो, और अप्रेस्ट में बताइए अंदर की तरफ वाले भाग, ये वाले भाग है ना, ये यहाँ पे। बात क्लियर है सबको? जो पीठिका संपर्क नहीं है, बात क्लियर सबको? तो फोटो सिस्टम सेकंड अप्रेस्ट रीजन में होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉन। अच्छा अप्रेस्ट का मतलब देखो भाई, केवल ग्रेना में उपस्थित होगा नहीं होगा, यह थाइलेकोइड की आंतरिक सतहों या अप्रेस्ट भागों, मतलब आंतरिक सतह मतलब समझ गए कि दो थाइलेकोइड की ये जो आंतरिक सतह है ना, तो यहाँ पे होगा। बात क्लियर हुई सबको? यस और नो? केवल अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में सम्मिलित होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि बताइए भाई ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अचक्रीय में देखो क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फिर बताइए एनएडीपी पॉजिटिव, बोलो आया ना? क्लियर है? जबकि बताइए चक्रीय में फोटो सिस्टम फर्स्ट फिर उसे फर्स्ट। तो बताइए भाई अचक्रीय फोटो सिस्टम सेकंड केवल किसमें सम्मिलित होगा? अचक्रीय में। जो चक्रीय अचक्रीय दोनों में। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो देखो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण में सम्मिलित और जल के प्रकाशिक अपघटन और ऑटो मुक्त होने संबंधित कौन है? फोटो सिस्टम सेकंड। जब तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बताइए जब केवल चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण होता तो एटीपी बनता है, जब बीजीओ पढ़ाया था तब भी बताया था आपको, आ गई बात है? और जब आपका क्या होता है अचक्रीय होता है तो उसमें एटीपी, एनएडीपीएच और O2 बनते हैं। तो O2 उत्पादन से कौन संबंधित है? फोटो सिस्टम सेकंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है O2 उत्पादन संबंधित? फोटो सिस्टम सेकंड। क्लियर है सबको? यहीं से डालो ना माइंड में, क्लियर है सबको? फोटो सिस्टम फर्स्ट जब केवल अकेला होगा तो क्या बनता है? एटी बनता है। जब फोटो सिस्टम फर्स्ट चक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण काम करते हैं तभी तो O2 बनती है ना। तो O2 के उत्पादन संबंधित जो है वो कौन है? फोटो सिस्टम सेकंड। बताएंगे अभी आप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? दूसरा देखो भाई, ग्रेना और पीठिका पट्टिका दोनों में उपस्थित है नहीं, जबकि बताओ ये केवल ग्रेना में, थाइलेकोइड की भीतरी भागों में उपस्थित है नहीं, क्योंकि थाइलेकोइड से मिलकर क्या बनता है? ग्रेना। बाहरी सतहों पर यानी नॉन अप्रेस्ट भागों में। चक्रीय अचक्रीय दोनों फॉस्फोलीकरण में सहायक है या नहीं है? जल के प्रकाशिक अपघटन संबंधित नहीं होता, यानी ऑटो उत्पादन संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में अगर हम देखें तो भाई दो प्रक्रियाएं होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक। आप ध्यान से सुनना, आप खूब जानते हो प्रकाशिक अप्रकाशिक, ठीक है ना? प्रकाशिक अप्रकाशिक खूब जानते हो, लेकिन कभी कभी दूसरे नामों से भी क्वेश्चन पूछ लेता। अब पता चले कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट आता था, पूरा कॉन्सेप्ट आता था हमें, लेकिन हमें उस नाम का पता नहीं होने की वजह से हम वो छोड़ के आ जाए, तो फिर तो गलत बात है या नहीं? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, लाइट रिएक्शन को हम प्रकाश आश्रित प्रावस्था भी कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहेंगे। इसकी खोल हिल्स ने करी थी, है ना, रॉबर्ट हिल ने, तो इसलिए मैं हिल की रिएक्शन बताऊंगा सबसे एंड में। तो हिल की अभिक्रिया बोलते हैं, प्रकाश प्रावस्था ही बोलते हैं। तो बताओ स्वांगीकारी ऊर्जा एटीपी एनएडीपीएच की उत्पादनकारी प्रावस्था है या नहीं है? जबकि बताओ इसको प्रकाश अनाश्रित प्रावस्था। जैव रासायनिक, क्योंकि बताओ CO2 से क्या बन रहा है आपका? CO2 से ग्लूकोज बनेगा नहीं बनेगा? एटीपी, ठीक है। ब्लैकमैन ने खोज करी थी, इसलिए ब्लैकमैन।
कार्बन स्वांगीकारी प्रावस्था, क्योंकि कार्बन का स्वांगीकरण होगा नहीं होगा। जैव संश्लेषी प्रावस्था, CO2 अपचयनी प्रावस्था। बताओ CO2 का स्त्रीकरण होता नहीं होता? CO2 का स्त्रीकरण का, जबकि यहाँ पे बताओ रासायनिक ऊर्जा क्या बनती है? ATP। और अपचयनी शक्ति या रेड्यूसिंग पावर कौन है? NADP। क्योंकि अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन देगा? NADP है। तो बताओ, और ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? ATP, रासायनिक ऊर्जा। बात क्लियर सबको? ध्यान रहेगी बात। और जल के प्रकाशिक अपघटन द्वारा O2 का उत्पादन होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत? एक बार लिखो। आगे चले। एक मिनट रुक जाओ। एक तो ये पंगु बने हुए, ये डाउनलोड कर लिखो। हो गया? हो गया क्या? तुम मीटर खींच रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आगे का मीटर खींच लो और सर को फील होता रहे। देखो हम लिख रहे हैं, ईमानदारी उतना ही करो कि फिर मुझे उस हिसाब से भी बताना भी होता है। हो गया सर। तो अब ध्यान से सुनना भाई। अपचयन
या रिडक्शन। अपचयन या रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जुड़ना। इलेक्ट्रॉन जुड़ना, यही है ना भाई? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पृथक होना। अपचयन कारक, अपचयन कारक यानी रेड्यूसिंग एजेंट जो अपचयन करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ क्या अपचयन कारक क्या करेगा? हाइड्रोजन को जोड़ेगा। मैं देखो बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। खुद का तो ऑक्सीकरण करता है, अपचयन। दूसरे का अपचयन करता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरणीय कारक। खुद का अपचयन करता है, ऑक्सीकरणीय कारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करे? दूसरे का तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। उनका ऑक्सीकरण, हाँ सही है ना? जो दूसरे का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन। ऑक्सीकरण वह खुद का अपचयन। खुद का अपचयन कैसे करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अच्छा, खुद का ऑक्सीकरण या दूसरे अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन देके। बोला एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सुनना बात को, या अपचयन विभव। पोटेंशियल का मतलब क्या है? ताकत। रिडक्शन विभव यानी या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? यानी अपचयन की ताकत। आ गई बात समझ? तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन होने की ताकत। अपचयन का मतलब अपचयन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। बोलो आया ना? क्लियर सब? तो बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। आ गई बात समझ में? ग्रहण करने की, आप बोर्ड पे देखो कहीं उल्टी साइड मत देखो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, क्लियर? बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसमें ज्यादा है या इसमें? बी में। बी। यानी इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा नहीं है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। आ गई बात समझ में? और इसका कम होगा नहीं होगा रिडक्शन। बोलो आया ना? बात क्लियर सबको? आया ना? वही खुरापात। रिडक्शन बताओ, नाम से पता चल रहा है ना? रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। पता है इसको क्या नाम देता था? रेडॉक्स पोटेंशियल। तो बिना मतलब भाई एक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे अपचयन, तो उस वजह से रेडॉक्स बोल दिया। लेकिन जब सीधी सीधी बात पकड़ में आ रही है तो काहे काम को उल्टा सीधा घुमा के जलेबी जैसे पकड़वा रहा है भाई? आई बात समझ? तो हायर एजुकेशन में तो जो हम नेट वगैरह के गेट वगैरह के एग्जाम की जब तैयारी करते थे रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने पहली बार यहाँ पे पढ़ा रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक, बिना मतलब घुमा के। ठीक है, क्लियर है? तो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकते, गलत नहीं हो, सीधी सीधी सी बात कर लेता। बात क्लियर है सबको? तो कोई बात नहीं, अपने ध्यान रख लो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना अपचयन विभव, उसी को ही अपचय विभव यानी रेडॉक्स पोटेंशियल बोला गया। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बड़ा अजीब सा शब्द है अपचय अपचय, है ना? कुछ ऐसा है। क्लियर है जी सबको? यस और नो? तो देखो यही है ना रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और इसी को ही क्या कहा गया है? रेडॉक्स पोटेंशियल। चल ठीक है कि रेडॉक्स पोटेंशियल। NCRT। ठीक, रेडॉक्स एजेंट क्या होगा, ये क्या होगा, समझ में आ गई बात? देखो कॉपी
क्या एसी कम हो गई क्या? गर्मी लग रही है? नहीं हो तो बता देना मुझे। हो गया? अब एक काम करो, आप ऐसे करो, आधे घंटे लिख लो, है ना? तो क्या है कि अपना लिखने से रहेगा, फिर कंटिन्यूअस पढ़ा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। देखो उसमें ये सही रहता है ना, स्पीड में लिखने में आ जाएगा।